बिहार पुलिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को यहाँ पर हम देखेंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स देखिए, बिहार पुलिस न्यू वैकेंसी 2025 के लिए हम लोग आज इस सेशन में बिहार पुलिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं। फ्रेंड्स बड़ा ही अच्छा लेवल का क्वेश्चन पेपर है और ये ओरिजिनल बिहार पुलिस का क्वेश्चन पेपर है और बिहार पुलिस का यही असली लेवल है। हार्ड प्रश्न है और फ्रेंड्स यहाँ से निश्चित रूप से कुछ ना कुछ प्रश्न आपके पेपर में इस बार 2025 बिहार पुलिस की परीक्षा में पूछे जाएंगे, इसीलिए सेशन को ध्यानपूर्वक आप पूरा देखिएगा। और फ्रेंड्स अगर आप चैनल पर पहली बार आए हुए हैं और बिहार पुलिस की बेहतरीन तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बगल में बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको ज़रूर दबा लीजिए ताकि जब भी बिहार पुलिस 2025 से रिलेटेड कोई भी इम्पोर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स एक बार सभी लोग प्लीज़ पहले सेशन को लाइक कर दीजिए और जब इसको कंप्लीट देख लीजिएगा, पूरा देख लीजिएगा, तो कम से कम इसको एक ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो फ्रेंड्स जैसे मैंने आपको बताया है कि आज इस सेशन में हम लोग बिहार पुलिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखेंगे। और फ्रेंड्स ये क्वेश्चन पेपर जो है बहुत ही अच्छा लेवल का है, थोड़ा सा हार्ड है बट काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें शामिल है। इसको आप ध्यानपूर्वक पूरा लगाइए और ऐसा समझिए कि आप एग्ज़ाम में बैठे हुए हैं और बिहार पुलिस 2025 की परीक्षा दे रहे हैं और ईमानदारी पूर्वक सेशन के एंड में आप सभी लोग अपना अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा। और वैसे मैंने इसका कट ऑफ 63 रखा हुआ है बट आप प्रयास करिए 65 प्लस लाने का। अगर आप 65 प्लस लाते हैं ना तो आपकी तैयारी अच्छी मानी जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले आप सेशन को एक बार लाइक कर दीजिए। चलिए पहला प्रश्न है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र का संबंध है। फ्रेंड्स आंसर अगर आप जानते हैं तो आंसर कमेंट करते चलिएगा, इससे आपका रिवीजन होगा। और जो भी मैं आपको एक्सप्लेन करके एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताऊंगा उससे भी आप ध्यानपूर्वक जरूर सुनिएगा। इससे क्या होगा कि एक प्रश्न के साथ साथ आपके 2 से 3 प्रश्न जो हैं कवर होते चलेंगे। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, व्यष्टि अर्थशास्त्र का संबंध है। तो देखिए व्यष्टि अर्थशास्त्र, इसको अन्य नामों से भी जाना जाता है। इसको कहा जाता है क्या, तो याद रखिएगा माइक्रो इकोनॉमिक्स भी इसको कहा जाता है, यानी कि सूक्ष्म अर्थशास्त्र भी इसको कहा जाता है। ठीक है ना। यहाँ पर देखिए व्यष्टि अर्थशास्त्र यानी कि सूक्ष्म अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र की वह शाखा है जो व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों के व्यवहार और निर्णय लेने की प्रक्रिया का अध्ययन करती है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो ये ऑप्शन ए करेक्ट होगा। उसके बाद ध्यान रखिएगा ये जो है संपूर्ण अर्थव्यवस्था की समझ से भी संबंधित है। जी हाँ बिल्कुल, सूक्ष्म अर्थशास्त्र यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र संपूर्ण अर्थव्यवस्था को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि यह अर्थशास्त्र के छोटे घटकों जैसे कि व्यक्तिगत उपभोक्ता, फर्म और बाजार के व्यवहार का अध्ययन करता है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो ऑप्शन बी भी राइट है। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन सी होगा। बिल्कुल ऑप्शन सी ही करेक्ट होगा। ठीक है ना, ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। मैंने आपको डिटेल में भी बताया है। चलिए अगला प्रश्न करेंगे और एग्ज़ाम के तौर पर इसको लगाना है आपको और ईमानदारी पूर्वक सेशन के एंड में अपना स्कोर जरूर बताइएगा। देखिए नर प्रजनन तंत्र के संदर्भ में कौन सा सही विकल्प है। अब पूरा यहाँ पर आपको जो है यहाँ पर देखना है कि नर प्रजनन तंत्र का ये हिस्सा होना चाहिए। चलिए बताइए राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा ये आपका कौन सा होगा, नर प्रजनन तंत्र। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये प्रोस्टेट ग्रंथि, टेस्टोस्टेरोन और शुक्राणु, ये आपका पूरा का पूरा नर प्रजनन तंत्र का हिस्सा है। ठीक है ना। यहाँ पर देखिए अंडवाहिका ये नहीं होगा, चूँकि अंडवाहिका जो है मादा प्रजनन तंत्र का है। फिर यहाँ पर भी नहीं होगा और यहाँ पर देख सकते हैं आप गर्भाशय वगैरह दिया गया है तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, याद रखिएगा इसको। चलिए उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है हमारा और इस तरह से मैंने आपको 17 से 18 बिहार पुलिस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कराया हुआ है। जी हाँ फ्रेंड्स, बिहार पुलिस कांस्टेबल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2024 पूरा मैंने आपको करा दिया था। तो अगर आपने नहीं देखा है तो देखिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैंने इनका प्लेलिस्ट भी बना दिया है, आप चैनल पर चले जाइए और चैनल पर जाइएगा तो वीडियो वाला सेक्शन होगा, उसके आगे शॉर्ट होगा, फिर आपको प्लेलिस्ट वगैरह मिल जाएगा। तो ये प्लेलिस्ट वाले आइकन पर क्लिक करके बिहार पुलिस 2025 आपको मिलेगा, सारा वीडियो वहाँ पर मिल जाएगा। चलिए भारत के संविधान का अनुच्छेद 56 संबंधित है। बताइए अनुच्छेद 56 किससे संबंधित है। तो अनुच्छेद 56 जो है ये राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित है। ठीक है ना, राष्ट्रपति के कार्यकाल से। और अनुच्छेद 56 के अनुसार
राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि KMnO4 में मैंगनीज की ऑक्सीकरण संख्या क्या है? मैंगनीज की ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पर आपसे पूछा गया, तो बताइए KMnO4 में मैंगनीज की ऑक्सीकरण संख्या क्या है? अब देखिए मैंगनीज इसमें से क्या है, Mn है। Mn जो है ये मैंगनीज है, यहाँ पर K जो है ये पोटेशियम है, O आपको पता है कि ऑक्सीजन है। ठीक है, मैं आपको एक छोटा सा तरीका बता रहा हूँ, आपको सिर्फ आंसर लाने से मतलब है। ठीक है ना, हो सकता है मेरा तरीका आपको पसंद ना आए, बट इस तरीके से आप किसी भी तत्व का, किसी भी एलिमेंट का आप ऑक्सीकरण संख्या निकाल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए पोटेशियम का एटॉमिक नंबर होता कितना है, 19 होता है। इसका विन्यास लिखिएगा 2, 8, 8 और 1, यानी कि अगर ये एक इलेक्ट्रॉन जो है त्याग देता है तो ये स्टेबल हो जाता है। तो अगर ये एक त्यागता है तो इस पर कितना होगा, +1 आ जाएगा। यानी कि आप कह सकते हैं कि पोटेशियम का ऑक्सीकरण अवस्था जो है ये +1 है। ठीक है, उसके बाद मैंगनीज का निकालना है तो हम इसको X मान लेंगे, और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर आपको पता है कि 8 होता है। कितना होता है, 8 होता है। ठीक है ना, तो 2 और यहाँ पर देखिएगा 6 होगा, यही होता है ना। तो अगर ये 2 ग्रहण कर लेता है तो इसका आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो अगर 2 ग्रहण करता है तो ये स्टेबल होगा, तो ग्रहण करता है तो यहाँ पर -2 हो जाएगा। ठीक है ना, 2 ग्रहण करेगा, यानी कि ऑक्सीजन की अगर बात करते हैं तो ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण अवस्था कितना है यहाँ पर, तो -2 है। अब चलिए पोटेशियम का +1 है, याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर निकालना है हमको, तो क्या करेंगे, पोटेशियम कितना है, 1 है, तो यहाँ पर +1 हो जाएगा। प्लस हमको मैंगनीज का निकालना है तो हम यहाँ पर X लिख देंगे इसको, और ऑक्सीजन का मैंने -2 लिखा था, और यहाँ पर है कितना, तो 4 है ना। तो -2 गुना ऑक्सीजन 4 है = 0। ठीक है ना, तो अब इसको सॉल्व करिए फर्दर, तो 1 + X, और देखिए 2 चौका 8 यानी कि -8 = 0। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, X = कितना होगा, इसको सॉल्व करिएगा तो -7 होगा, -8 में से 1 जाएगा तो -7 होगा, तो -7 उधर जाएगा तो ये +7 हो जाएगा। यानी कि मैंगनीज की ऑक्सीकरण संख्या कितना है, तो 7 है प्लस में, इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। किसी भी तत्व का आप निकाल सकते हैं। चलिए, और देखिए मैथ का मैं डायरेक्टली आपको आंसर बता दूंगा। ठीक है ना, आप आसान मैथ का क्वेश्चन है उसको सॉल्व करिएगा, यहाँ पर आपका 25% आंसर आ जाएगा। चलिए देखिए, कौन सा जंतु चीर डिंबता दर्शाता है? चीर डिंबता, इसको अंग्रेजी में नियोटेनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नियोटेनी बोलते हैं, जिसे कि किशोरीकरण भी कहा जाता है। किशोरीकरण क्या बोला जाता है, इसको किशोरीकरण भी बोला जाता है, किशोरीकरण। ठीक है ना, किशोरीकरण भी बोला जाता है। यह एक विकास प्रक्रिया होती है जिसमें एक जीव विशेष जानवर अपने शारीरिक विकास में देरी या धीमापन दिखाता है, जिससे वह अपने किशोर रूप में वयस्कता में भी बनाए रखता है, इसीलिए इसको चीर डिंबता कहा जाता है। और ये जो सैलामेंडर जो वर्ग होता है, सैलामेंडर जाति, जो सैलामेंडर उभयचर होता है, इसमें अम्बाइस्टोमा जो है, अम्बाइस्टोमा यही चीर डिंबता दर्शाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे फ्रेंड्स। अगला प्रश्न क्या है कि वह ट्रिपलेट कोड जो अनुवाद प्रक्रिया यानी कि ट्रांसलेशन प्रोसेस को रोकती है। ये बायोलॉजी से क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए अनुवाद प्रक्रिया को रोकने वाले जो ट्रिपलेट कोड होते हैं उसको हम लोग स्टॉप कोडन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, हम लोग उसको बोलते हैं, हम लोग स्टॉप कोडन बोला जाता है, उसको स्टॉप कोडन बोला जाता है। ठीक है ना, और ये 3 होते हैं, कौन कौन से, तो एक होता है UAA, ठीक है ना, एक होता है UAG, और एक होता है UGA। अब यहाँ पर आप देखिए कौन सी अनुपात प्रक्रिया जो है जो ट्रांसलेशन को रोकेगी, कौन सा ऑप्शन में यहाँ पर आपको दिख रहा है, तो आपको आसानी से यहाँ पर दिख रहा है UAA, ये वाली दिख रही है। ठीक है, दूसरा कोई नहीं दिख रहा है ना, नहीं दूसरा कोई नहीं है। इस तरह से आप ध्यान रखिएगा। और देखिए ये जो ट्रिपलेट कोड है ना, ये किसी भी एमिनो अम्ल के लिए कोड नहीं करते हैं। ये जो 3 ट्रिपलेट कोड मैंने बताया है ये किसी भी एमिनो अम्ल के लिए कोड नहीं करते हैं। ठीक है ना, और देखिए इनमें से कोई भी एक कोडन जो होता है, जो मैंने कोडन बताया है, एक कोडन जिनको स्टॉप कोडन बोला जाता है, ये mRNA, ठीक है ना, इसमें आने पर पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के संश्लेषण की प्रक्रिया रुक जाती है, तो वही है ट्रांसलेशन की प्रक्रिया को रोकती है, तो ऑप्शन बी। चलिए, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? सिंपल सा क्वेश्चन है। बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी को। बंगाल का शोक दामोदर को कहा जाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से किसने वाटर फ्रेम नामक कताई मशीन का आविष्कार किया था। ये सारे के सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना,
तो कताई मशीन, वाटर फ्रेम नामक कताई मशीन का आविष्कार जो किया था ये किसने किया था? तो ये राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, बताइए। रिचर्ड आर्कराइट ने किया था। किसने? रिचर्ड आर्कराइट ने। ठीक है, किसने किया था? रिचर्ड आर्कराइट ने। और यहाँ पर देख रहे हैं जेम्स हरग्रीव्स, तो जेम्स हरग्रीव्स ने जो है स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किया था। किसका आविष्कार किया था? स्पिनिंग जेनी का आविष्कार। अगर आपसे पूछा जाए कि स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था, तो जेम्स हरग्रीव्स ने किया था। ठीक है ना, याद रखिएगा। अच्छा, फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था? तो जॉन के ने किया था। जॉन के ने फ्लाइंग शटल का आविष्कार किया था, जॉन के ने। तो ये सब भी आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि द पैसिव वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, क्या है सेंटेंस? तो क्यूनिन टेस्ट बीटर। ठीक है, क्या होगा यहाँ पर इसका राइट आंसर? तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा क्यूनिन इज टेस्टेड बीटर, ऑप्शन डी राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, किसी भी प्रश्न में डाउट है तो प्रश्न नंबर आप जरूर लिखिएगा। ठीक है ना। चलिए यहाँ पर देखिएगा कि XeO2F2 की आकृति होगी। अब Xe क्या है यहाँ पर? तो Xe जो है ये जेनॉन है। जेनॉन क्या होता है? तो जेनॉन जो होता है फ्रेंड्स ये क्या है? नोबेल गैस होता है। ठीक है, उसी में पूछा गया है कि XeO2F2 की आकृति होगी। तो फ्रेंड्स इसकी जो आकृति होगी वो आपकी त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय होगी। इस तरह के प्रश्न को आप डायरेक्टली याद रखिए। ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा, ये मैथ का क्वेश्चन है, पूरा प्रश्न आप पढ़ लीजिए, मैं इसका आंसर बताता हूँ। तो यहाँ पर जो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, 96 किलोमीटर प्रति घंटा। पूरा प्रश्न एक बार देख लीजिए, 96 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है ना, ये आंसर होगा इसका। चलिए उसके बाद देखिएगा कि मिट्टी में नमक की उच्च सांद्रता में उगने वाले पौधे कहलाते हैं। मैथ का क्वेश्चन छोड़ करके आप आंसर स्कोर अपना बताइएगा। ठीक है ना, मैथ को आप बाद में भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए मिट्टी में नमक की उच्च सांद्रता में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? तो फ्रेंड्स इनको कहा जाता है हेलोफाइट। हेलोफाइट कहा जाता है अंग्रेजी में, हेलोफाइट। अंग्रेजी में इनको हेलोफाइट कहा जाता है। और यहाँ पर हिंदी में आप देखेंगे तो लवण मृदुभिद कहेंगे। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि कैथरीन सेज डैट सी, खाली स्थान दिया गया इन लव बिफोर। तो यहाँ पर होगा कैथरीन सेज डैट, क्या होगा बताइए, राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर होगा आपका हैज़ ऑलवेज बीन इन लव बिफोर। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, हैज़ ऑलवेज बीन। ठीक है ना, यही सटीक उत्तर होगा। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि कश्मीर घाटी निम्नलिखित में से किन पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है? कश्मीर घाटी। तो देखिए फ्रेंड्स कश्मीर घाटी जो है ना, कश्मीर घाटी ध्यान रखिएगा, कश्मीर घाटी जो है किसके बीच में स्थित है? तो पीर पंजाल और बृहत हिमालय के बीच में। इसको आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा, इसको सॉल्व करना है, आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा? शेषफल निकालना है, 2 हो जाएगा। देखिए इसमें आपको जो है एलिमेंट दिया गया है। ठीक है, बेरिलियम, बोरॉन, मैंगनीज, एल्युमिनियम, इनमें से किसका द्वितीय आयनन विभव अधिक होता है? द्वितीय आयनन विभव। तो इसमें हम देखेंगे तो बोरॉन का जो होता है, बोरॉन का, इसका द्वितीय आयनन विभव अधिक होता है, क्योंकि इनमें देखिए बोरॉन का परमाणु संख्या तो 5 होता है, आपको पता है, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है आपको पता है कि 1s2 2s2 2p1 होगा। ठीक है, और इस तरह से देखिए बोरॉन के 2p में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, इसको हटाने के बाद 2s पूरा हो जाता है, इसका हटाने के बाद अगर हटा देंगे तो 2s पूरा हो जाएगा, इसीलिए इलेक्ट्रॉन को आसानी से त्याग कर देता है। इस प्रकार से बोरॉन का देखा जाए तो द्वितीय आयनन विभव अधिक होगा, इनमें ऑप्शन बी होगा। चलिए नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? घबराइए मत, ठीक है ना, पूरा सेट को बनाइए, पूरा क्वेश्चन लगाइए 100 तक, फिर आंसर बताइएगा। तो नेचुरल जो सिलेक्शन है आपको पता है कि डार्विन का है। ठीक है ना, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, चार्ल्स डार्विन का। क्लियर? चलिए, और इनकी आपको याद है ना, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ठीक है, पुस्तक है इनकी। चलिए उसके बाद देखिएगा कि ध्वनि सबसे तेज संचरण करती है। तो मैंने कई बार बताया ध्वनि जो है सबसे तेज ठोस में संचरण करेगी, ध्वनि निर्वात में गमन नहीं करती है, याद रखिएगा, ध्वनि निर्वात में गमन नहीं करेगी, सबसे ज़्यादा ठोस में, फिर द्रव में, फिर गैस में। चलिए उसके बाद देखिए यहाँ पर मैं आंसर बता रहा हूँ, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो 16 हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि गैमेक्सिन, DDT और ब्लीचिंग पाउडर महत्वपूर्ण यौगिक है। अब देखिए अगर गैमेक्सिन का फॉर्मूला का बात करते हैं तो C6H6Cl6 होता है। DDT की बात करते हैं तो DDT का होता है C14
H9 और Cl यानी कि क्लोरीन यहाँ पर 5 होगा। और ब्लीचिंग पाउडर का तो आपको पता है CaOCl2 होता है, ठीक है ना, ये चीज़ आप जानते हैं। ठीक है, अब देखिए ये महत्वपूर्ण यौगिक किनके हैं, तो आप देख सकते हैं सब में क्लोरीन है ना, तो यहाँ पर क्लोरीन के हैं ये, क्लियर। चलिए उसके बाद देखिए जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित महाकाव्य कौन सा है, तो जयशंकर प्रसाद का कामायनी है, याद रखिएगा, कामायनी जयशंकर प्रसाद का है। साकेत जो है ये मैथिली शरण गुप्त का है, ठीक है, याद रखिएगा। प्रिय प्रवास जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की है। रामचंद्रिका जो है ये केशवदास की है। साकेत आप जरूर याद रखिएगा, ये मैथिली शरण गुप्त की है, और कामायनी जयशंकर प्रसाद की है। देखिए हुक के नियम के अनुसार कम निरूपण के लिए, अब देखिए हुक के नियम के अनुसार, पूरा ऑप्शन आप देख लीजिए पहले, आपको शायद दिखाई दे। हाँ चलिए, हुक के नियम के अनुसार बताइए क्या होगा यहाँ पर। हुक के नियम के अनुसार कम निरूपण के लिए, तो देखिए हुक के नियम के अनुसार किसी वस्तु पर कार्य करने वाला प्रतिबल उनमें उत्पन्न विकृति के अनुक्रमानुपाती होता है। इसीलिए यहाँ पर अगर हम कम निरूपण के लिए प्रतिबल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विकृति होगा, तो यहाँ पर कौन सा राइट आंसर होगा, तो आप देख सकते हैं ऑप्शन बी। चलिए उसके बाद देखिएगा कि 3 पासों को एक साथ फेंका जाता है, अंकों का योग कम से कम 6 आने की प्रायिकता कितनी है, प्रोबेबिलिटी कितनी है, ये आपसे पूछा गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर राइट आंसर जो होगा वो आपका हो जाएगा कितना, बताइए, 103/108, ठीक है। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है कि भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश से होने वाले प्रवाह को शामिल किया जाता है, तो भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश से होने वाले प्रवाह को पूंजी खाते की जमा मदों में शामिल किया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा, पूंजी खाते की जमा मदों में। चलिए उसके बाद देखिए एक हीटर का तंतु बना होता है, मैंने बताया था कि बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का होता है और हीटर का तंतु नाइक्रोम का होता है। चलिए उसके बाद देखिएगा किस मिट्टी में केशिका यानी कि कैपिलरीज सबसे अधिक प्रभावशाली होती है, तो सबसे जो है मिट्टी में कोशिका कैपिलरीज सबसे प्रभावशाली चिकनी मिट्टी में होती है, ठीक है। चलिए स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का संबंध किसके विकास से, स्वर्णिम चतुर्भुज, तो स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना जो है ना, ये आपके बात करें तो राजमार्ग से संबंधित हो जाएगा, और ये भारत के 4 प्रमुख मेट्रो शहर दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई को जोड़ता है, ठीक है, 5846 किलोमीटर की लंबाई के साथ, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। और इस परियोजना को 1999 में बनाया गया था, जिसको कि 2001 में लॉन्च किया गया था, और 2012 में ये पूरा हो गया था। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्न युग में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, सही सुमेलित देखिए नहीं पूछा गया है, ध्यानपूर्वक बताइएगा, सही सुमेलित इनमें से कौन सा नहीं है, ठीक है। अब सीधे पहले मैं बता देता हूँ, सिरोक्को जो है ये कनाडा, ये सम्मिलित नहीं है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, सिरोक्को जो है एक प्रकार की गर्म, शुष्क तथा रेत से भरी हवा होती है, जो सहारा मरुस्थल से उत्तर की ओर भूमध्य सागर होकर के इटली और स्पेन में बहती है। तो ये गलत दिया गया, बाकी चिनुक यूएसए, फॉन आल्प्स पर्वत और लू भारत, ये करेक्ट है, ये वाला गलत है, इसीलिए ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि बसंतीकरण के लिए अनुकूलतम तापमान है, बसंतीकरण के लिए, तो बसंतीकरण के लिए अनुकूलतम तापमान जो होता है ये 0 डिग्री से कहाँ होगा, 0 डिग्री से 5 डिग्री होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से एल्केन का सही IUPAC नाम क्या है, एल्केन का सही IUPAC नाम क्या है। अब यहाँ पर देख लीजिएगा, बताइए राइट आंसर क्या, यहाँ पर देखिए राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन ए 2,2-डाईमेथिलब्यूटेन, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे, ध्यान रखिएगा ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आइडेंटिफाई द करेक्ट टेंस ऑफ द गिवन सेंटेंस, बताइए, यहाँ पर है कि ही हैड बीन ट्राइंग टू गेट हर ऑन द फोन, यहाँ पर क्या बताना है, करेक्ट टेंस यहाँ पर आपको बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं हैड बीन प्लस V4 लगा हुआ है, ठीक है ना, हैड बीन प्लस वर्ब का चौथा रूप ट्राइंग लगा हुआ है, इसीलिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर पास्ट होगा, ऑप्शन डी होगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कौन सा सौरमंडल का सदस्य नहीं है, नहीं पूछा गया है, सौरमंडल का सदस्य नहीं है, चलिए बताइएगा। तो इसमें से आप देख रहे हैं नक्षत्र जो है ये सौरमंडल का सदस्य नहीं है, नक्षत्र, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि अरुण यह मधुमय देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा,
उपयुक्त काव्य पंक्तियाँ किस कवि के द्वारा रचित है? बताइए। यह जो है पंक्ति अरुण अरुण यह मधुमय देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा, यह रामनरेश त्रिपाठी के द्वारा रचित कविता है। रामनरेश त्रिपाठी, ठीक है। चलिए, अशोक के प्रस्तर स्तंभ खाली स्थान दिया गया है, के प्रतीक थे। अशोक के प्रस्तर स्तर किसके जो है प्रतीक थे? प्रस्तर स्तंभ। तो फ्रेंड्स ये आपके हो जाएंगे धर्म से, ठीक है ना। और आपको पता है कि अशोक ऐसा पहला शासक था जिसने अभिलेखों के माध्यम से अपनी प्रजा को संबोधित किया था। क्लियर। और इसमें साम्राज्य विस्तार की जानकारी भी मिलती है। प्रस्तर स्तंभ अभिलेख अशोक के धर्म प्रचार जो है, धर्म प्रचार, ठीक है, इससे संबंधित थे। क्लियर, ध्यान रखिएगा। चलिए, और एक अशोक का आपका 13वां शिलालेख भी याद रखना है। 13वां शिलालेख ये बड़ा इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। तो देखिए 13वां शिलालेख में जो है इसमें क्या है कि कलिंग युद्ध के विजय का उल्लेख किया गया है। साथ ही साथ इसमें जो है यूनानी राजाओं का भी वर्णन है। तो अगर पूछा जाए कि किसमें यूनानी राजाओं का वर्णन मिलता है, तो 13वां में पांड्य, चोल, इन सब का भी उल्लेख इसी में मिलता है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि नो सूनर डिड सी रिसीव टेलीग्राम, खाली स्थान दिया गया, सी लेफ्ट फॉर होम। तो यहाँ पर क्या होगा? तो नो सूनर के साथ देन का प्रयोग होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देन हो जाएगा नो सूनर के साथ। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि अधिकारों का आदर्शवादी सिद्धांत मनुष्य के किस पर बल देता है? किसके विकास पर? तो अधिकारों का आदर्शवादी सिद्धांत मनुष्य के नैतिक विकास पर बल देता है, नैतिक विकास पर। अब यहाँ पर देख लीजिएगा, ये भी प्रश्न उस समय पूछ लिया गया था, बट अब सिलेबस आपका थोड़ा बहुत चेंज कर दिया गया है ना, 10वीं लेवल पर आधारित है। तो यहाँ पर इसका आंसर जो होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए, उसके बाद देखिए इट इज़ टाइम टू रिंग द बेल। यहाँ पर पैसिव जो है आपको बनाना है, इट इज़ टाइम टू रिंग द बेल। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर हो जाएगा इट इज़ टाइम फॉर द बेल टू बी रंग, ठीक है। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से प्रेम शब्द का सही पर्यायवाची पूछा गया है कि नहीं है? नहीं है, ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर कौन सा नहीं है? घृणा नहीं है, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिए जीनर डायोड का प्रयोग निम्न रूप में होता है। जीनर डायोड का प्रयोग, तो देखिए जीनर डायोड का मुख्य उपयोग बात करें तो मुख्य उपयोग का ये वोल्टेज को स्थिर रखने, यानी कि वोल्टेज रेगुलेशन और सर्किट को ओवर वोल्टेज से बचाने के लिए किया जाता है, खास करके रिवर्स बायस में, ठीक है। तो वोल्टेजता नियंत्रक यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। उसके बाद देखिए भूमिपुत्र शब्द जो है ये किस समस्या से संबंधित है? भूमिपुत्र, तो फ्रेंड्स भूमिपुत्र जो संबंधित है यह आपका क्षेत्रवाद की समस्या से है, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिए केप ऑफ गुड होप किसने खोजा था? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये केप ऑफ गुड होप की खोज किसने किया था? तो बार्थोलोम्यू डियाज ने किया था। पुर्तगाल का था बार्थोलोम्यू डियाज, जिसने 1488 में केप ऑफ गुड होप की खोज किया था। और यह स्थान कहाँ पर है? दक्षिण अफ्रीका में है केप ऑफ गुड होप। इसी स्थान से होकर के पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा भारत पहुंचा था। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत, तो अनवीकरणीय इसमें से कौन सा है? कोयला हो जाएगा। बाकी पवन, जल, सूर्य ये नवीकरणीय ऊर्जा है, ठीक है। देखिएगा कि जब नियोजित विनियोग नियोजित बचत से अधिक हो तो क्या होगा? जब नियोजित विनियोग नियोजित बचत से अधिक होगा तब आपका राष्ट्रीय आय घटती है, राष्ट्रीय आय घटती है, ठीक है। चलिए, साहित्यिक का शुद्ध शब्द होगा, मतलब साहित्यिक कौन सा इसमें से सही लिखा गया है? तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। चलिए, उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है मैथ का क्वेश्चन। पूरा प्रश्न आप पहले पढ़ लीजिए, ठीक है ना, फिर आंसर बताइएगा। चलिए बताइए, राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा 6.25% की कमी, ठीक है। चलिए, निम्न में से किस अणु या आयन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं? अयुग्मित, अयुग्मित, ध्यान रखना आपको। तो इसमें से देखिएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है ना, इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि सिंधु घाटी की सभ्यता की अधिकतर मोहरें किससे निर्मित हैं? सिंधु घाटी सभ्यता की, तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो ज़्यादातर मोहरें थी वो सेलखड़ी से निर्मित थी। सेलखड़ी से, किससे? सेलखड़ी एक चिकनी और मुलायम पत्थर होता था, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है कि 2001 से 11 की अवधि में बिहार की जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर क्या थी? बिहार की जनसंख्या की बात करते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार, तो आपको जबान पर याद रखना है 10,40,99,452। और जनसंख्या वृद्धि दर जो थी
ये आपको याद रखना है, 25.42%। ठीक है, चलिए सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है, बताइए। जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा कहाँ पर है, पहले ये बता दीजिए। ठीक है, फिर इसका आंसर बताइए। तो फ्रेंड्स ये जो है आपका पश्चिम बंगाल में पड़ता है, तो कोलकाता राइट आंसर हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण वाला बिहार पटना में है। निम्नलिखित में से कौन सा एक उपनिवेशवाद के उदय का अत्यधिक उपयुक्त कारण है, उपनिवेशवाद के उदय का उपयुक्त कारण, तो निश्चित रूप से ये आपका औद्योगिक विकास ही था। ठीक है ना, औद्योगिक विकास था, औद्योगिक क्रांति आपको याद होगा। क्लियर, चलिए उसके बाद देखिएगा कि चूज द करेक्ट फ्रेजल वर्ब फॉर द अंडरलाइन पार्ट। यह अंडरलाइन पार्ट है, द होल टाउन वाज डिस्ट्रॉयड बाय फ्लड। बताइए, डिस्ट्रॉयड बाय यानी कि पूरा मतलब डिस्ट्रॉय कर दिएगा, बर्बाद कर दिएगा फ्लड के द्वारा, बाढ़ के द्वारा। ठीक है, बताइए यहाँ पर राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वाइप्ड आउट, वाइप्ड आउट होगा। ठीक है ना, वाइप्ड आउट, डिस्ट्रॉय का मतलब नष्ट करना और वाइप्ड आउट का भी एक ही मतलब होता है। ठीक है, चलिए निम्न में से कौन सा भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है, ध्यान से पढ़िएगा, विशेषता नहीं पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए, लिखित संविधान, संविधान की सर्वोच्चता बिल्कुल विशेषता है, मौलिक अधिकार है, नीति निर्देशक सिद्धांत है, स्वतंत्र न्यायपालिका है। ठीक है ना, स्वतंत्र न्यायपालिका, स्वतंत्र न्यायपालिका। ठीक है ना, हमारे यहाँ क्या है, स्वतंत्र न्यायपालिका, प्रतिबद्ध न्यायपालिका नहीं है। प्रतिबद्ध न्यायपालिका यह हमारे संविधान की विशेषता नहीं है, हमारे संविधान की विशेषता है स्वतंत्र न्यायपालिका। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए, जूते हुए खेत का प्रमाण सिंधु सभ्यता के किस स्थल से मिला हुआ है। जूते हुए खेत का साक्ष्य जो मिला हुआ है, ये कहाँ से मिला हुआ है। तो फ्रेंड्स ये कालीबंगा से मिला है। ठीक है ना, कालीबंगा से मिला हुआ है, राजस्थान में पड़ता है कालीबंगा, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्न में से कौन सा प्रभुसत्ता यानी कि संप्रभुता का लक्षण नहीं है। बताइए, संप्रभुता का लक्षण नहीं है, राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, चलिए आंसर बताइएगा। तो यहाँ पर देखेंगे, अगर हम बात करते हैं तो एक गार्नर थे, गार्नर के अनुसार देखिए संप्रभुता के लक्षण है अस्थायित्व है, एक तो अस्थायित्व है। ठीक है, उसके बाद विशिष्टता है। ठीक है, विशिष्टता है, यहाँ पर अविशिष्टता दिया गया है, तो विशिष्टता है। ठीक है ना, विशिष्टता, अविशिष्टता नहीं है, इसलिए ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं तो अविभाज्यता है और अद्वैता है। ठीक है, तो यहाँ पर अविशिष्टता दिया गया है, जो गलत है, विशिष्टता है, इसलिए नहीं होगा अविशिष्टता। ठीक है, गार्नर के अनुसार। इंग्लैंड ने अमेरिका पर स्टाम्प एक्ट कब किस वर्ष लागू किया था। अच्छा, इंग्लैंड में ग्लोरियस रिवॉल्यूशन हमने पढ़ा था कि कब हुआ था, 1688 में, गौरवपूर्ण क्रांति। और यहाँ पर इंग्लैंड ने अमेरिका पर स्टाम्प एक्ट पूछा गया है कि किस वर्ष में लागू किया था। तो देखिए फ्रेंड्स, 1765 में एक स्टाम्प एक्ट अधिनियम ग्रेट ब्रिटेन की संसद का एक अधिनियम था, जिससे अमेरिका में ब्रिटिश उपनिवेशों पर प्रत्यक्ष कर लगाया गया था। 1765 हो जाएगा। देखिए डोबेरन यहाँ पर डाइबोरेन है, डाइबोरेन 120 डिग्री पर अमोनिया से क्रिया करके क्या देता है, डाइबोरेन। अच्छा, डाइबोरेन का अगर पूछा जाए कि फॉर्मूला क्या होगा डाइबोरेन का, तो डाइबोरेन का होगा B2, यहाँ पर देखिए B2H6। ठीक है ना, और यह अमोनिया से जो है 120 डिग्री पर अमोनिया से रिएक्शन करके क्या देता है, तो ये बोराजाइन देता है। बोराजाइन क्या है, तो B2H6 2NH3। ठीक है ना, B2H6 2NH3 बोराजाइन, ये क्या है, ये है आपका बोराजाइन, बोराजाइन है। ठीक है, बोराजाइन। चलिए उसके बाद देखिए, आंखों देखा गद्दर रचना की विद्या क्या है। आंखों देखा गद्दर विष्णु भट्ट गोडसे वरसाइकर की रचना है, मराठी पुस्तक है, मांझा प्रवास का हिंदी अनुवाद है। ठीक है ना, हिंदी कथाकार अमृतलाल नागर ने किया था इसका अनुवाद। ठीक है, तो यहाँ पर आंखों देखा गद्दर जो है ये आपका हो जाएगा संस्मरण। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए, भारत में जैव विविधता की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा तप्त स्थल, यानी कि हिंदी में तप्त स्थल और अंग्रेजी में इसको हॉट स्पॉट कहा जाता है, कौन शामिल है इसमें हॉट स्पॉट में। तो ध्यान दीजिएगा, जैव विविधता का हॉट स्पॉट में हिमालय है, उसके बाद आपका उत्तरी पूर्वी भारत इंडो बर्मा क्षेत्र है, पश्चिमी घाट है और सुंदरवन है, सुंडालैंड बोला जाता है जिसको। तो ये चार नाम याद रखिएगा, हिमालय, उत्तरी पूर्वी भारत यानी कि इंडो बर्मा क्षेत्र, पश्चिमी घाट और सुंडालैंड यानी कि सुंदरवन। यहाँ पर देखिए पश्चिमी घाट दिया गया है। ठीक है ना, चलिए उसके बाद देखिए, एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डी ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य समान है, इसका किसका वेग अधिक होगा। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डी ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य जो है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ, वो समान है। तो पूछा गया किसका वेग अधिक होगा। तो देखिए इसमें से अगर हम बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन का वेग अधिक होगा। किसका, इलेक्ट्रॉन का वेग अधिक होगा।
चलिए उसके बाद देखिएगा इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर 54 दिन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए पौधे को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है, बताइए सबसे अधिक पानी। चलिए इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। एक प्रश्न मैं आपसे रखता हूँ, इसका आंसर कमेंट कर दीजिए अभी के अभी। ठीक है, और सेशन के एंड में अपना स्कोर बताइएगा। चलिए देखिए जल चक्र में कौन सी प्रक्रिया सम्मिलित नहीं होती है। जल चक्र में वाष्पीकरण होता है, संघनन होता है, वर्षण होता है। ठीक है ना, अंतःस्पंदन, अपवाह, संग्रहण, ये सब प्रक्रिया शामिल होती है। पूछा गया है कि नहीं है कौन सा इसमें से, तो ध्यान रखिएगा इसमें से नहीं जो होगा वो संचलन नहीं होगा। ठीक है ना, संघनन होता है, संचलन नहीं होता है। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा मूल मात्रक नहीं है, तो 7 मूल मात्रक हैं, 7 फंडामेंटल यूनिट है। पूछा जाएगा कितना है मूल मात्रक, तो 7 है। कौन कौन से, मीटर, किलोग्राम, सेकंड, एम्पियर, केल्विन, कैंडेला, मोल, ये 7 हैं। ठीक है ना, इसमें से आप देख सकते हैं ओम नहीं होगा। क्लियर। चलिए संयोजक यौगिक पूछा गया है, संयोजक यौगिक, तो देखिए संयोजक यौगिक बंध अणु के बीच इलेक्ट्रॉनों के साझे से बनते हैं। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनों के साझे से बनते हैं। तो यहाँ पर देखा जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉनों के साझे से बनते हैं। ठीक है ना, चलिए देखिए निम्नलिखित गति में कौन सी तीव्रतम है, निकाल लीजिएगा आप, मैथ का क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया कि कौन सा तीव्रतम होगा, तो यहाँ पर तीव्रतम आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्नकाल के ठीक बाद के समय को क्या कहा जाता है, प्रश्न, ये संविधान से संबंधित क्वेश्चन है। तो दोनों सदनों में प्रश्नकाल के तत्काल बाद का समय शून्यकाल कहलाता है। क्या कहलाता है, शून्यकाल कहलाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए बिहार में कुल संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या, यानी कि लोकसभा सीटों की संख्या पूछा जा रहा है, तो 40 है। ठीक है, विधानसभा की कितनी है, 243 है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि राम इज़ नॉट फीलिंग वेल, ही खाली स्थान दिया गया, कंसल्ट ए डॉक्टर, क्या होगा, तो ही शुड होगा, शुड का प्रयोग होगा, ही शुड कंसल्ट ए डॉक्टर। चलिए जब वस्तु की कीमत बढ़ने पर कुल व्यय बढ़े तो मांग की कीमत लोच होगी, तो मांग की कीमत लोच जो होगी वो क्या होगी, इकाई से अधिक होगी, इकाई से अधिक होगी। ठीक है, चलिए यहाँ पर इसका मान निकाल लेना है, साइन -1125 डिग्री का, तो ये आपका -1/√2 होगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कुलगार्डी के लिए प्रसिद्ध, कुलगार्डी या कालगुरली, एक कालगुरली भी इस तरह से मिलेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा यह आपका जो है संबंधित किससे है, कुलगार्डी। तो फ्रेंड्स पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में स्थित है कुलगार्डी, ये सोने की खान के लिए प्रसिद्ध है, सोने की खान के लिए ऑस्ट्रेलिया में है। ऐसा ही मात्रकों में देखिए बोल्ट्जमान नियतांक यानी कि बोल्ट्जमान कांस्टेंट का मान पूछा गया है। बोल्ट्जमान कांस्टेंट का मान होता है 1.38 गुना 10 के पावर -23, ठीक है ना, जूल प्रति, मतलब जे प्रति के। ठीक है ना, याद रखिएगा इसको। तो ये हटाएंगे तो के ऊपर जाता है तो इन्वर्स में हो जाएगा ऐसे। निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्बोहाइड्रेट नहीं है, देखिए बताइए इसमें से कार्बोहाइड्रेट कौन सा नहीं है, सब लोग बताइए कौन सा इसमें से कार्बोहाइड्रेट नहीं है। चलिए तो आप देखेंगे फ्रेंड्स इनमें से जो है कार्बोहाइड्रेट जो है ये ग्लाइसिन नहीं है। ग्लाइसिन एक कार्बोहाइड्रेट नहीं है, यह एक प्रकार का एमिनो एसिड है। ठीक है, जो शरीर में प्रोटीन बनाने का कार्य करता है। बाकी सुक्रोज, फ्रुक्टोज, ग्लाइकोजिन ये सब आपके कार्बोहाइड्रेट हैं। जो कम बोलता है उसके लिए उपयुक्त शब्द काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हिंदी का क्वेश्चन है, बताइए जो कम बोलता है उसको मितभाषी बोलते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है, भाषण और अभिव्यक्ति, तो भाषण और अभिव्यक्ति जो है ये आर्टिकल 19 में है। ठीक है, आर्टिकल 19 में। आर्टिकल 15 में धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान इन सब के आधार पर भेदभाव का निषेध किया गया है। 20 में क्या है, तो अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है। और अनुच्छेद 21 जो है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है। ठीक है, चलिए देखिएगा कि विद्यालय की इमारत के रख रखाव पर किया जाने वाला खर्च कौन सा है, तो विद्यालय की जो इमारत है, बिल्डिंग है, उसके रख रखाव पर जो खर्च किया जाता है वो राजस्व व्यय में आएगा। चलिए देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित कविता की परख, क्या नाम है, कविता की परख, किस प्रकार का निबंध है, तो कविता की परख किसकी रचना है, रामचंद्र शुक्ल की है। और एक प्रकार का समीक्षात्मक प्रवार का निबंध है, समीक्षात्मक। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए गौतम बुद्ध ने धर्मचक्र परिवर्तन कहाँ से आरंभ किया था, तो धर्मचक्र परिवर्तन जो है इन्होंने यानी कि पहला उपदेश कहाँ पर दिया था, तो सारनाथ में दिया था। ठीक है, धर्मचक्र परिवर्तन। चलिए उसके बाद देखिएगा कि पुष्टा या पुस्ताज ये घास का प्रदेश है, घास का मैदान है, कहाँ पर है, तो फ्रेंड्स ये जो है आपका कहाँ पर है,
अर्जेंटीना में पंपास है, हंगरी में है, हंगरी में, अर्जेंटीना में पंपास है, याद रखिएगा, ठीक है ना। ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स है, हंगरी में है पुष्टराज। चलिए देखिए, किसने कहा था कि राज्य व्यक्ति का पूर्वगामी है, मतलब किसने कहा था कि स्टेट इज प्रायर टू इंडिविजुअल, स्टेट इज प्रायर टू इंडिविजुअल, यह यूनानी दार्शनिक अरस्तु ने कहा था, ठीक है। चलिए देखिए, ऊर्जा के वाणिज्यिक स्रोतों में विशुद्धतः शामिल होते हैं, सब देख लीजिए। वाणिज्यिक स्रोत में ध्यान रखिएगा, किस में पूछा जा रहा है, वाणिज्यिक स्रोत में। अब बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो वाणिज्यिक स्रोत में कोयला, प्राकृतिक गैस, तेल, जलावन की लकड़ी इत्यादि शामिल होते हैं। कोयला, प्राकृतिक गैस, ठीक है ना, तेल, जलावन की लकड़ी, ये सब आपका आ जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा अणु SOS बंध प्रदर्शित करता है, SOS बंध, ठीक है ना, बताइए SOS बंध जो है कौन इसमें से प्रदर्शित करेगा। सल्फर ऑक्सीजन सल्फर बॉन्ड, सल्फर ऑक्सीजन सल्फर बॉन्ड बोला जाता है इसको, ठीक है। और ये प्रदर्शित करता है H2H2O7, इसको ओलियम भी कहा जाता है, इसको ओलियम भी कहा जाता है, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं डाई सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। ऑप्शन सी ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था पंचवर्षीय योजनाओं की क्रियान्वित के लिए जिम्मेदार थी, पंचवर्षीय योजनाओं की क्रियान्वित के लिए जिम्मेदार थी, बताइए कौन सी योजना है। तो फ्रेंड्स आपको अच्छे तरीके से याद होगा, ये योजना आयोग था, पंचवर्षीय योजनाओं की क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार संस्था था योजना आयोग। इसी का नाम बदल करके नीति आयोग कर दिया गया था 1 जनवरी 2015 को। चलिए उसके बाद देखिए, पानी से बनने वाले बुलबुले में जो चमक होती है वह किस प्रक्रम के कारण होती है। पानी का बुलबुला जो चमकता है वो पूछा गया है कि किसके कारण होता है, बताइए। तो फ्रेंड्स ये होता है आपका प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, ठीक है। चलिए निम्नलिखित विकल्पों में से प्राथमिक समंक संग्रह के 3 मूलभूत तरीके क्या हैं, चलिए बताइए 3 मूलभूत तरीके कौन से हैं, बताइए। यहाँ से ऑप्शन आपको चुन करके बताना है इसमें से, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो इसका राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन बी होगा, यानी कि पहला, दूसरा और चौथा, पहला, दूसरा और चौथा। चलिए देखते हैं, पहला, दूसरा और चौथा, ठीक है ना, प्राथमिक समक संग्रह के 3 मूलभूत, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि कन्वर्ट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू नेगेटिव फ्रॉम अफर्मेटिव चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन गिवन बिलो। सी इज टू इनोसेंट टू डाउट हिम, सी इज टू इनोसेंट टू डाउट हिम। चलिए बताइएगा क्या होगा यहाँ पर आंसर, क्या होगा यहाँ पर आंसर, सी इज टू इनोसेंट टू डाउट हिम। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सी इज सो इनोसेंट दैट सी कैन नॉट डाउट हिम, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में सबसे ज़्यादा संयुक्त वजन वाला आइटम कौन सा है, बताइए। तो इसमें खाद्य और पेय पदार्थ है, कौन सा है, खाद्य और पेय पदार्थ, याद रखिएगा। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है कि यूलियन नियम के अनुसार, देखिए यहाँ पर ये आपका पूछा गया इसका मान कितना होगा यूलियन नियम के अनुसार, यूलियन नियम के अनुसार, बताइए फ्रेंड्स राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ए हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए भारत में पूंजी खाते में परिवर्तनशीलता पर कौन सी समिति बनी थी, पूंजी खाते की परिवर्तनशीलता पर कौन सी समिति बनी थी। तो ये एक समिति थी तारपोर समिति, ठीक है ना। इस समिति का गठन भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा किया गया था। चलिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है। तो 368 जो है ये आपके संविधान संशोधन की प्रक्रिया से संबंधित है और इसको दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न कि बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की सम्मिलित परियोजना कौन सी है। दामोदर तो झारखंड में हो गया, गंडक है, ये हीराकुंड भी नहीं होगा, ब्यास भी नहीं होगा, गंडक परियोजना है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद पूछा गया कौन सी निर्यात आयात नीति के ऋणात्मक सूची के अलावा सभी मदों के स्वतंत्र आयात की अनुमति दी। भारत की कौन सी निर्यात आयात नीति ने ऋणात्मक सूची के अलावा सभी मदों के स्वतंत्र आयात की अनुमति दी। चलिए तो फ्रेंड्स ये आपका 2015-2020 में आयात निर्यात नीति ने ऋणात्मक सूची के अलावा सभी मदों के स्वतंत्र आयात की अनुमति दी थी 2015-20, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए एड्स रोग का जनक कौन सा है। तो एड्स कल ही मैंने बताया था वायरस से होता है, ठीक है। रासायनिक परिवर्तनों के लिए असत्य कथन कौन सा है। देखिए जब भी रासायनिक परिवर्तन होगा ना तो एक नया पदार्थ बनेगा, ठीक है, इतना तो पता है। नए उत्पाद का निर्माण होता है, पदार्थ का आंतरिक संगठन परिवर्तित होता है और इसमें ऊर्जा में भी परिवर्तन होता है, या उत्क्रमणीय परिवर्तन है। नहीं उत्क्रमणीय नहीं है, ये रिवर्सिबल नहीं होता है, ये इरिवर्सिबल होता है।
अनुत्कर्मणीय होता है। जैसे आप दूध से दही जमा दिए तो फिर दही को दूध में बदलिएगा नहीं, इसलिए उत्कर्मणीय परिवर्तन नहीं है, ये अनुत्कर्मणीय परिवर्तन है। क्या है? अनुत्कर्मणीय परिवर्तन है, इरिवर्सिबल है। तो ऑप्शन ए जो है असत्य कथन है, इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है। अब इनमें से आपको बताना है। अभी थोड़ा देर पहले ही पूछा गया था, तो मैंने आपको बताया था कि नक्षत्र जो है सौरमंडल का सदस्य नहीं है। यहाँ पर पूछा गया है, तो इसमें से कौन सा होगा बताइए? निहारिका, ठीक है ना, नेबुला। चलिए उसके बाद देखिए, मानव शरीर में जो विडाल टेस्ट होता है ये किसके संक्रमण को दर्शाता है? विडाल टेस्ट। तो विडाल टेस्ट जो है ये किया जाता है किसके लिए? तो आपका जो साल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया है, टाइफाइड में किया जाता है। ठीक है, तो साल्मोनेला टाइफी। चलिए उसके बाद देखिएगा कि कौन सा भाग मनुष्य के प्रजनन तंत्र में नहीं होता है? मनुष्य के मादा प्रजनन तंत्र में। ध्यान रखिएगा, इस तरह से गलती हो जाएगा, पूरा ध्यान से पढ़िए। मादा प्रजनन तंत्र, तो यहाँ पर देखिए जैसे ही आपको शुक्रवाहिनी दिखेगा ना, यह आपका मनुष्य के नर प्रजनन तंत्र का भाग होता है। जबकि जहाँ गर्भाशय, अंडवाहिका ये सब दिख गया, ये मादा का है। तो ये नहीं होता है, तो शुक्रवाहिनी ये पुरुष प्रजनन तंत्र का है। चलिए मेसोपोटामिया का शाब्दिक अर्थ पूछा गया है, तो दलजा फरात नदियों के बीच की उपजाई धरती को ये इंगित करता है, दलजा फरात नदी के बीच की। ठीक है, अपने स्कोर बता दीजिए, सेशन को लाइक कर दीजिए और इसको फ्रेंड्स शेयर कर दीजिए।